हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे अपवा तंत्र। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र, उसकी सभी नदियाँ, पूर्वी घाट की सभी नदियाँ और पश्चिमी घाट की सभी नदियाँ, और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वह सब हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, देखते जाइए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगेगा, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखिए, एक डायग्राम, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट को देख लेते हैं, जिसमें साबरमती, फिर आपकी माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, जुआरी व मांडवी नदियाँ, और शरावती नदी, पेरियार और भरतपुजा, ये सभी के सभी आपके पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में मिलती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर अपन सबसे ऊपर की तरफ से देखते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी और ताम्रवर्णी नदी, ये सभी की सभी नदियां हैं। इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ ले लेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी कहलाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, और ये जो डेल्टा बनाती हैं वो डेल्टा भारत में चावल उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो वर्षावाही नदियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्षा के पानी के साथ साथ ही ये प्रवाहित होती हैं। जैसे जैसे वर्षा खत्म होती हैं वैसे वैसे इसके जल स्तर भी नदियों में ख़त्म होता जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो कि वर्ष भर बहती हैं, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कावेरी नदी, बाकी सभी की सभी नदियाँ वर्षावाही हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, जो कि पूर्वी घाट की नदी हैं, और ये छोटे नागपुर के पठार से निकलती हैं। ये आपको याद रखना है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है, और ये यहाँ पर एक हुंड्रू नाम का जलप्रपात बनाती हैं, जो कि 95 मीटर ऊंचा है। इस छोटे नागपुर के पठार से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन कंपनी के नाम से एक टिस्को संचालित है संयंत्र, जो कि 1907 से संचालित हैं। आपको याद रखना है, ये स्वर्णरेखा नदी के पास में ही स्थित हैं, और ये स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे जैसे हम लोग महानदी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, ये सिंहावा उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। फिर आगे बढ़ते हुए इसके साथ कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। देखिए, जैसे शिवनाथ, मांड और ये हंसदो, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली हैं, बाईं तरफ से मिलने वाली हैं, जबकि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ ओंग, तेल और दो नदियाँ हैं। इस नदी के ऊपर, महानदी पर, हीराकुंड बांध है, जो कि सबसे लंबा बांध कहलाता है भारत का, जिसकी लंबाई है 4800 मीटर। ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर इस नदी के किनारे भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा के अंदर है, और उड़ीसा का कटक जो शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा, ये भुवनेश्वर वगैरह जो है शहर, दूसरा जगन्नाथपुरी मठ, ये भी यहीं पे है। कोणार्क, जो जहाँ का सूर्य मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पार्श्वद्वीप, जो जहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, और कटक के अंदर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है। तो ये सभी की सभी आपको याद रखना है। और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ महानदी से रिलेटेड, और उसकी सहायक नदियाँ और कुछ हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं गोदावरी नदी से संबंधित। देखिए, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है,
और सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कहलाती हैं। दक्षिण भारत की ये बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस नदी के ऊपर कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है, जो कि तेलंगाना में है, और ये 80,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर आवंटित किए गए थे, आपको याद रखना है। देखिए इस नदी का अपवाह तंत्र इस तरीके से है। देखिए ये कलसूबाई की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 1465 से, इसका उद्गम होता है त्रयंबक से, और फिर आगे बढ़ते हुए इस नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। फिर इसमें दूधना, वेनगंगा और पेरगंगा नाम से कुछ नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। दाईं ओर से एकमात्र मिलने वाली नदी मंजीरा नाम से है, मंजीरा नदी, और जिस मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर झील स्थित है तेलंगाना के अंदर। आगे ये जब बढ़ती हैं तो इसके ऊपर इंद्रावती नदी इसमें मिलती है बाईं तरफ से। तो ये इंद्रावती नदी जो है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा के अंदर है, महेंद्रगिरी पर्वत जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, वहाँ से ये इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, आपको याद रखना है। आगे इस इंद्रावती नदी के ऊपर चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आगे जब बढ़ती है ये नदी तो इसके ऊपर सबरी, एक सहायक नदी इसके अंदर मिलती है, फिर ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती हैं। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको गोदावरी नदी से संबंधित आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर लंबी है, और ये अमरकंटक यानी मैकाल की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और ये अपभ्रंश घाटी के अंदर बहती है, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से ये प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती हैं। इस नदी के ऊपर जबलपुर के अंदर कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। फिर उसके ऊपर 2 परियोजनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है, ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। फिर इस नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि 4 राज्यों का है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से के अंदर ये आपका सरदार सरोवर बांध है, आपको याद रखना है। और देश को समर्पित किया गया था इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2017 को, ये आपको याद रखना है। बड़ौदा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के अंदर अरब सागर में गिन जाती है। याद रखना है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में नर्मदा नदी का मतलब ये गिर जाती हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसकी कुछ विशेषता इस तरीके से हैं। ये प्रायद्वीप भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ये नदी अब भ्रंश घाटी के अंदर आपकी बहती हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य, और ये नदी ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसी नदी के तट पर आपको याद रखना है पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पुलकेशन द्वितीय विजय रहा था, और ये उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग अलग करती हैं। तो इस तरीके से आपको नर्मदा नदी से संबंधित याद रखना है। और इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे तवा, बंजर, शक्कर, फिर हिरण और संग। तो इस तरीके से आपको नर्मदा नदी से रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं तापी नदी से रिलेटेड कुछ जानकारी। सतपुड़ा के पर्वत से ये नदी का उद्गम होता है बैतूल झील से। आगे ये बढ़ते हुए इसके ऊपर उकई एक डैम बना हुआ है, काकरापार परमाणु संयंत्र इसी के पास स्थित है, आपको याद रखना है। सूरत शहर तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये खंबात की खाड़ी के अंदर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये नदी नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी में बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस पर उकई परियोजना और काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित हैं। आगे देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और कृष्णा नदी से रिलेटेड उसकी सहायक नदियाँ भी देखेंगे। देखिए एक मैंने अफवाह तंत्र बना रखा है कृष्णा नदी का। देखिए महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए सबसे पहले बाई तरफ से कोयना, मीमा, मूसी,
मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। दाईं तरफ से दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये सभी की सभी नदियाँ दाईं ओर से मिलती हैं। इसके अंदर बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल इसमें मिला देती हैं। दूसरा आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी के ऊपर श्रेशलम और नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, आपको याद रखना है, बांध है। और अलमारी बांध जो है कर्नाटक के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तुंगभद्रा से संबंधित थोड़ा सा एक आपको हिस्ट्री से संबंधित जानकारी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर करी थी। हम्पी यहीं पर हैं और जो कोलार और हट्टी की जो आपको सोने की खाने हैं वो यहीं पर स्थित हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ जानकारियाँ ये भी याद रखनी है। आगे हम देखते हैं कावेरी नदी से संबंधित। देखिए कावेरी नदी के बारे में, इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट से होता है और ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। तंजापुर के समीप ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती हैं और समकोण डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तंजापुर को चावल का कटोरा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती हैं। कौन? कावेरी नदी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती हैं। यह नदी हेयर पिन के समान आकृति बनाती हैं। दूसरा, वर्ष भर बहने से मतलब इसका इस तरीके से है कि जब मानसून आता है तब भी आपके कर्नाटक महेंद्रगिरी के तरफ वहाँ पर बारिश होती है और जब लौटता हुआ मानसून जाता है तब भी इसके ऊपर बारिश होती है। इस वजह से ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए, कावेरी नदी, भवानी नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी और अमरावती नदी ये दाईं ओर से मिलती है, जबकि बाईं ओर से हेमवती नदी और आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके ऊपर कुछ जलप्रपात भी हैं, स्टेनले जलप्रपात और होगेनकेल 2 जलप्रपात भी इसके ऊपर हैं। मैटूर बांध बना हुआ है इसके ऊपर और एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो ये काफ़ी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, कावेरी नदी से संबंधित कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इसमें जल विवादित है और जल से संबंधित एक अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हमारा आर्टिकल है वो भी आपको याद रखना है 262 यानी 262, आर्टिकल नंबर 262 जो कि अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित आर्टिकल है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। अब छोटी छोटी नदी के बारे में हम एक एक लाइन से संबंधित पढ़ लेते हैं। जैसे वेगई नदी, मदुरई इसी किनारे हैं और मदुरई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है। ताम्रपर्णी नदी जो है यह नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, आपको याद रखना है। पापनाश्य परियोजना तमिलनाडु के अंदर इसमें संचालित है। भरतपुजा नदी ये केरल की मुख्य नदी है। पेरियार ये भी केरल की नदी है और केरल के इडुक्की जिले में इडुक्की परियोजना संचालित है और ये वेमनाथ झील के अंदर गिरती हैं, इसमें आपको याद रखना है। और वेमनाथ झील के अंदर पंबा नदी भी गिरती है। आगे हम शरावती नदी से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये पश्चिमी घाट के शिमोगा कर्नाटक से इसका उद्गम होता है और यह जोग प्रपात या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसके ऊपर जलप्रपात हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और सबसे बड़ा आयतन के मामले में भी सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 253 यानी कि 253 मीटर ऊंचाई से ये आपका जलप्रपात है और अरब सागर में ये शरावती नदी गिरती है। वराह नदी के ऊपर भी एक जलप्रपात है जो कि पश्चिमी घाट की नदी है और इस पे कुचिकला जलप्रपात है जो कि 595 मीटर ऊंचा है और कर्नाटक में ये जलप्रपात स्थित है। तो इस तरीके से आपने कुछ महत्वपूर्ण और छोटे छोटे जलप्रपात से संबंधित और नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं जुआरी नदी या और मांडवी नदी। ये पणजी
मांडवी नदी जो है आपकी गोवा के अंदर है, और ये पणजी आपका शहर है, गोवा की राजधानी पणजी, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। और इसके ऊपर जलप्रपात भी हैं, आपको याद रखना है। दूध सागर जो कि महाराष्ट्र व गोवा की सीमा पर स्थित है। दूसरा, यह गाँव गोवा की मुख्य नदी कहलाती हैं। तेरेखोल नदी ये महाराष्ट्र व गोवा की सीमा बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे जैसे साबरमती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो साबरमती पदराला पहाड़ी उदयपुर में इसका उद्गम होता है राजस्थान से, और गांधीनगर अहमदाबाद का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। इवन अहमदाबाद शहर भी इसी साबरमती नदी के किनारे हैं। गुजरात की मुख्य नदी के नाम से इसको जाना जाता है। महानदी के बारे में देखिए, महानदी राजस्थान की एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के महन झील से इसका उद्गम होता है, फिर कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए कांठल के प्रदेश से बहते हुए प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए खंभात की खाड़ी के अंदर गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में ये गिरती हैं। लूणी नदी के बारे में भी आपको याद रखना है थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे मरुस्थली नदी है, कच्छ के रण में ये गिरती हैं। दूसरा, बालोतरा के पास में इसका जल जो है खारा हो जाता है, उससे पहले ये मीठा रहता है, इसलिए इसको आधी खारी आधी मीठी के नाम से भी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अरावली के समानांतर ये चलती हैं। अरावली के मध्य से काटने वाली नदी हैं बनास और लुणी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे जैसे सिंधु नदी के बारे में हम लोग समझते हैं। सिंधु नदी जल समझौता ये पाकिस्तान के साथ, हमारा भारत के साथ हो रखा है। 19 सितंबर 1960 को ये संपन्न हुआ था। अयूब खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और इस जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का जो जल है वो ये सभी पश्चिमी नदियां हैं, और 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत। इस तरीके से आपको याद रखना है। जबकि सतलज, रावी और व्यास इसका 80% उपयोग कर सकता है, क्योंकि ये पूर्वी नदियां हैं। दूसरा, पश्चिमी नदियां पर यदि भारत ने कोई परियोजना बनाई तो भारत और पाक के मध्य विवाद रहेगा। ये भी आपको एक लाइन याद रखनी है। उत्तरी कोयल जो है वो सोन की सहायक नदी है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है वो आपकी संघ और राउरकेला उड़ीसा के अंदर है वो, और ब्राह्मणी नदी में ये इसकी सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। ब्राह्मणी नदी के बाद कोई नदी इसकी ब्राह्मणी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से आपको कुछ नदियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी थी, और ये सभी की सभी नदियाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी रखते हुए एग्जाम में पूछी जाती हैं। अफवाह तंत्र के अंदर मैंने ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर और 2-3 वीडियो पहले भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ कीजिएगा। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।